ऐसी विकट परिस्थिति में वो लोग किसका ध्यान रखें, अपनी भूख का, पेट का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, या फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स को अपनाएं कि वो सैनिटाइज़र खरीद के लेके आएँ, या फिर मास्क खरीद के लेके आएँ, या फिर सोप की व्यवस्था रखें। तो ये बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं उनके सामने हो गई। तो मीडिया में जब हम देखते हैं कि लोग जो है वो पैदल हज़ारों मील चले जा रहे हैं सड़कों पर बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, धूप में उनके पैरों में मोटे मोटे छाले हो गए हैं, पैरों की जो एड़ियां हैं वो पूरी तरीके से फट गई हैं, चप्पल नहीं है उनके पास, बच्चे उनके भूख से जो है वो बिलखते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई तस्वीर की जो प्रेग्नेंट जो लेडी हैं उनका जो प्रसव वो है वो खुले में सड़क पर हो रहा है, और वो 2 घंटे के बाद जो है उठ के चल देती हैं। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में हर कोई प्रभावित है, लेकिन अगर हम देखें तो महिलाओं पर इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। महिलाओं पर प्रभाव जो है ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओवरऑल समाज की, जाति को आधार ना बना करके। लेकिन ये हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर महिलाओं में भी बात करते हैं तो कास्ट पर्सपेक्टिव में जब बात करते हैं तो हाँ, श्योरली जो दलित विमेन हैं दे आर मोर वल्नरेबल। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस लॉकडाउन में तो महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो हुई हैं वो महिलाएं, हम एक एक पॉइंट करके जो है वो किस तरह से उन पर इस महामारी का प्रभाव जो है वो पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो पहला पॉइंट है वो हाउस होल्ड वर्क को लेकर के है। घर में जो काम करती हैं महिलाएं वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा महिलाओं पर बढ़ गई है। इस कोरोना के टाइम पर, इस पैंडमिक में लोग शटडाउन की वजह से घरों पर हैं, और घरों पर जो है जो महिलाएं पहले अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती थी वो अभी उनके 24 आवर्स जो है वो किचन में जा रहे हैं। लोगों की फरमाइशें खाने पीने को लेकर के है, क्योंकि इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो हाउस होल्ड वर्क है वो विमेन की जिम्मेदारी माना गया है कि वो महिलाओं की जिम्मेदारी है, महिलाएं इसको करेंगी। और ये जो पेड जो वर्क है ये अनपेड है, इसके लिए कोई पे की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर आप भी अगर देखें तो जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी महिलाएं क्या करती हैं, तो अगर वो जॉब नहीं करती हैं, अगर वो बाहर कमाने नहीं जा रही हैं, किसी तरह का काम नहीं कर रही हैं, तो ये कहा जाता है कि वो कुछ भी नहीं करती। हालांकि वो पूरे दिन घर में जो है वो आपके घर की व्यवस्था करती हैं, बड़ों का ध्यान रखती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, आपके लिए वो सब व्यवस्थाएं करती हैं जिससे कि आप जो है वो बाहर ऑफिस में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अभी जो है वो कई सारी स्टडीज़ इस कोरोना पीरियड में आई हैं, और ग्लोबली ये माना गया है कि जो महिलाएं जो हैं वो 5% ज़्यादा पुरुषों से काम करती हैं, लेकिन वो काम जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिक सेक्टर में इग्नोर्ड है, क्योंकि उसके लिए कोई पे की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए उनको किसी तरह का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया जाता है। और दूसरा जो है इसी हाउस होल्ड वर्क में महिलाओं के जिम्मे एक और काम पड़ता है, वो है केयर, नर्सिंग। तो अगर बाहर जाके काम करते हैं नर्सिंग केयर का काम तो उसके लिए उनको पैसा मिलता है, लेकिन घर में जब वो रह करके अपने बुजुर्गों की, बड़े लोगों की या बीमार लोगों की सेवा करती हैं तो उसमें वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये जो केयर वर्क है वो उनके लिए, उनको एक ओवरबर्डन जो है वो कर देता है। और उनके लिए इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती है पेड की, ये भी टोटली अनपेड होता है। और इस वजह से वो अपने हेल्थ का और अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाती है। मैं इसमें एक अपने ही घर का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरी दादी जो है वो कई दिनों से बीमार चल रही थी, अभी शी इज़ नॉट मोर। तो मेरी माँ जो है वो इतना फंस गई थी कि वो कहीं पर भी घर से बाहर नहीं जा पाती थी, और हालांकि सब लोग जा रहे थे, बाकी जो मेल मेंबर्स हैं, इवन दूसरे लोग भी हैं, वो बाहर जा रहे, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक इस तरह की जो फीलिंग थी कि हाँ जो है हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो इस पैंडमिक में जो महिलाएं जो केयर वर्क और हाउस होल्ड वर्क से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई है, और जिसका लास्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उनकी हेल्थ पर
और जो हेल्थ पर प्रभाव होने के कारण वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। वो स्ट्रेस जो है आखिर में डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे जो है वो गुस्से में तब्दील हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम दूसरा जो एस्पेक्ट देखें कि महिलाओं पर इस पैंडमिक का और क्या प्रभाव पड़ा है, तो अभी जो है NCW की जो रिपोर्ट आई थी कि महिलाओं का इस पिछले 2 महीनों में महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अगर हम फरवरी से मार्च तक के 1 महीने के आंकड़े देखते हैं तो, और जब मार्च से अप्रैल तक के आंकड़े देखते हैं तो दे इंक्रीज्ड मोर देन 75%। तो स्वाति मालीवाल की तरफ से ये बयान भी आया था कि इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया था कि लोग आके शिकायत कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कितने % जो लोग हैं वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि हमारे जो ग्लोबली अगर हम देखें तो ओनली 27% विमेन जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं और इंटरनेट का तो बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। तो आज के समय में भी अगर ये हालात है तो कैसे इससे बचा जा सकता है? तो अगर ये लॉकडाउन में अगर वायलेंस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि पहले तो वायलेंस होता है ये डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन ये पिछले 2 महीनों में जो संख्या है वो इट गोज़ अप टू 75%। सो क्या रीज़न है, व्हाट आर द रीजन्स टू इंक्रीज द डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन? तो इसका मतलब ये हम सब के सामने जो है वो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि महिलाएं जो है वो क्यों डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रही हैं। इसके अलावा जो है ये जो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है, जो ये पितृसत्तात्मक जो समाज है, मनुवाद की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस समाज में अपने जो 4 दीवारी है उसके अंदर ही बांध के रखता है। उनको आउटर स्पेस जो है वो बहुत कम देता है। तो इसीलिए उनको अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो सहनी पड़ती हैं। और क्योंकि जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस में जो उनको ये बताया गया है कि आपको जो है अपने परिवार की इज्जत को बचा के रखना है, क्योंकि आप जैसे ही बाहर चीज़ों को लेके जाएंगी तो परिवार की इज्जत चली जाएगी। सो कॉल्ड जो ऑनर और शेम का जो टैबूज क्रिएट किया गया है विमेन के लिए, वो एक बहुत बड़ा उनके सामने चैलेंज हो जाता है। इस वजह से वो सारी चीज़ों को जो है वो चुपचाप सहती रहती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी जो बात हो जाती है कि अच्छा ठीक है, खाना नहीं बनाया तो पिटाई हो गई, अच्छा नहीं बना तो पिटाई हो गई, जो बोला था वो नहीं बनाया तो पिटाई हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम अपने आसपास के वातावरण में और आसपास के माहौल में, इवन अपने घरों में भी आराम से देख सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं तभी वो डोमेस्टिक वायलेंस है। इट कैन बी द मेंटल हरेसमेंट कि आप जो है किसी को सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने ये अच्छा खाना नहीं बनाया, कैसा खाना बनाया है, तुम कुछ भी नहीं करती हो, बैठी रहती हो दिन भर। सो these all are also provide them the mental stress that converted into the depression, और उनकी जो हेल्थ है उस पर भी उसका बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो ये एक ओवरऑल एक आम जो सेक्शनल जो आउटकम जो इस कोरोना पैंडेमिक में निकल के आया है वो सभी महिलाओं पर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मजदूर महिलाओं की बात करते हैं कि वो अभी के समय में जो है वो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी, क्योंकि वो जो है अपने घरों की ओर निकल पड़ी है बिना किसी प्रिकॉशंस के। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ जुड़ी हुई होती हैं जो उनको जो है वो हेल्थ इमरजेंसी भी हो सकती है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो वो सब चीज़ें जो है वो अभी साइड लाइन में रख दी गई हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी कोविड-19 के पेशेंट को प्रायोरिटी से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आम जो बीमारियां हैं उनको
नहीं देखने के लिए प्रायोरिटी दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उनके रेगुलर चेकअप्स के लिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गई, अबॉर्शन है या कोई भी जो चीज़ें हैं हेल्थ रिलेटेड जो वीमेन से, तो वो अभी जो है वो सेकेंडरी रख दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि खुद भी मेंटली भी साइकोलॉजिकली दे आर इन दिस काइंड ऑफ ये सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे, इवन घर वाले भी कि अच्छा है हॉस्पिटल में मत जाओ क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कैसा माहौल होगा, कोरोना पेशेंट हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो ज़्यादा ठीक है। तो एक डर भी है हॉस्पिटल पहुँचने का। तो वो बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो वो खुद घरों में रहकर सह रही हैं और जो मेडिकल नीड उनको चाहिए वो नहीं ले पा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मंथली जो प्रॉब्लम होती है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है महिलाओं को, तो जो अभी जो आम घरों में भी जब नॉर्मल डेज में जब प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस, मेंटली चेंजेस जो है वो आते हैं और पेनफुल वो टाइम होता है। लेकिन ऐसे समय में उन महिलाओं के पास कोई भी सैनिटरी पैड नहीं है, तो वो क्या यूज़ कर रही होंगी, क्या किस तरह से वो अपने आप को उस चीज़ से बचा रही होंगी। तो ये सोच के ही डर लगता है कि वो किस तरह से उन दिनों में जो है वो सरवाइव कर रही हैं, कैसे वो रह पा रही हैं, क्योंकि जहाँ लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, 2-2 दिन से भूखे हैं या एक दिन के बाद मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सैनिटरी पैड्स के बारे में किसने सोचा है कि उनको वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो है वो बहुत बेसिक जो नीड है जो महिलाओं से रिलेटेड है, जो जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी महिलाओं को लेकर के आ रहे हैं, हेल्थ को, बेसिकली हेल्थ को लेकर के। तो अभी एक जो है वो ग्लोबली एक रिपोर्ट आई है कि जो आने वाले जो कमिंग मंथ है आपका जो जून है, उसमें 7 मिलियन जो है ज़्यादा प्रेगनेंसीज बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्रासेप्टिव्स। तो जो ये कहीं ना कहीं जो परिवार नियोजन वाला जो मामला है वो भी हमें जो है वो पीछे छूटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो सभी बंद हैं और वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो इसका जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो विमेन की हेल्थ पर कहीं ना कहीं पड़ेगा, विमेन को प्रभावित करेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी तरफ हम लोग नहीं सोच रहे हैं या सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है, जो वाकई में सोचने की ज़रूरत है कि ये अभी देखने में बहुत छोटा और बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर को देखें तो इकोनॉमिक सेक्टर में जो महिलाओं की जो स्थिति है वो खास करके जो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकारें बहुत तेज़ी से जो लेबर लॉज हैं उनमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज किए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो 8 घंटे की जो सर्विस है उसको 12 घंटे कर दिया गया है। हालांकि कुछ सरकारों ने उसको वापस भी लिया है, लेकिन ज़्यादातर सरकारों ने ये लागू कर दिया है। और ये जो चेंजेस है लेबर लॉज में वो अगले 3000 दिन, मतलब अगले 3 सालों तक वो जो है लागू रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 8 से 12 घंटे उनका वर्किंग आवर होगा, तो अगर उसमें पुरुष भी जा रहे हैं काम करने के लिए, ऑब्वियसली पुरुष जाएंगे क्योंकि महिलाएं उसमें पीछे छूट जाएंगी। तो उसमें एक पीछे छूटने का जो कारण है वो ये भी है कि एक तो अभी बहुत तेज़ी से छटनी हो रही है। ये ऑर्डर आया था कि जो कारखाने हैं या जो फैक्ट्रियां हैं वो खुलेंगी तो उसमें 33% जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के ऑर्डर को अपना एक टूल के रूप में जो कारखाने के जो मालिक हैं वो देख रहे हैं और लोगों की छटनी बड़ी तेज़ी से जारी है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 65% से ज़्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉय के शिकार होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होंगे, क्योंकि जब छटनी इतनी तेज़ी से हो रही है तो ऑब्वियसली जो विमेन है
वो ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीमेन आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो असंगठित जो क्षेत्र है उसमें महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं। ग्लोबली द 81% वीमेन आर इन्वॉल्व इन दीज सेक्टर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं जिन पे ये जो लेबर लॉज होते हैं वो लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें उसकी जो कंडीशन है उसमें 30 और 60 के करीब लोग जो है वो होने चाहिए। तो उसमें ना तो उनको मैटरनिटी का कोई फ़ायदा मिलता है, ना ही उनको डिलीवरी के बाद का कोई फ़ायदा मिलता है, ना ही कंपनसेशन का अगर जॉब छूटता है तो उसका कोई फ़ायदा मिलता है, और ना ही उनमें कोई वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होते हैं। तो इस तरह से तो ये जो चीज़ें हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो बिल्कुल भी लागू नहीं है। और क्योंकि भारत में जो महिला जो मजदूर जो काम कर रही हैं उसमें मोर देन 96% वीमेन आर इन्वॉल्व इन दीज सेक्टर्स। तो घर रह करके वो काम कर रही हैं या फिर बाहर जा रही हैं, तो कभी काम मिल गया कभी नहीं मिल गया। सो मोस्ट ऑफ द वीमेन आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ वर्क, लाइक अगरबत्ती मेकिंग, बीड़ी मेकिंग, मोमबत्ती मेकिंग, पापड़ मेकिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, और ये सफाई वाला काम है, या फिर घर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो इस तरह के जो काम है उसमें ये महिलाएं ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं, और जो लॉन्ग टर्म में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनको काम पर वापस रखा जाएगा। क्योंकि जो मजदूर जो स्किल्ड जो लेबर है वो तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगी, लोग उनको वापस ले आएंगे, लेकिन इनकी जो अनस्किल्ड जो लेबर है खास करके विमेन, उनको वापस नहीं लिया जाएगा, और कंपनसेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बाकी जो जब काम ही नहीं है तो ये बाकी लॉज का डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम आम मजदूरों को भी बात करें, महिला पुरुष दोनों की बात करें, तो अगर मजदूरों की बात करें तो अगर वो 12 घंटे काम कर रहे हैं और 12 घंटों में हम ट्रैवल का टाइम अगर उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो 1-2 घंटे का टाइम लगता है, तो 14 घंटे। तो 14 घंटे बाद जब वो व्यक्ति घर पहुंचेगा तो घर में उसका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? तो घर में जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या फीलिंग आएगी कि दे आर कमिंग ओनली फॉर शेल्टर एंड फूड। तो सिर्फ वो सोने आ रहे हैं और खाने आ रहे हैं, इसके अलावा घर में कोई रोल नहीं होगा। और जो ये एक कहीं ना कहीं जो घर की एक मेंटल जो कंडीशन है उसमें एक स्ट्रेस का काम करेंगे, और जो महिलाएं जो है वो ओवरबर्डन जो हो जाएंगी इससे। और जो लास्टली जो इसका रिजल्ट होगा वो अल्टीमेटली डिप्रेशन होगा, और कई सारी जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट ने कई सारी जो स्कीम्स अभी चलाई हैं और पहले से चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को कुछ मतलब आराम तो नहीं कह सकते, हाँ उनको कहीं ना कहीं सपोर्टिव जो है वो मेजर्स गवर्नमेंट के अगर हम बात माने तो उन्होंने दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने इस तरह के अनाउंसमेंट किए हैं, हैवी अनाउंसमेंट, तो उसका जो फ़ायदा है वो किस व्यक्ति को मिल रहा है? तो एक तरफ जो गवर्नमेंट है वो जो MSME है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनको बचाने के लिए स्टिमुलस पैकेज और बेल आउट पैकेज की घोषणा कर रही है। तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए वो 500 रुपये हर एक महिलाओं को मिलेंगे, और जो उनके धन खाते में डाले जाएंगे। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या 500 रुपये में किसी महिला का घर चल सकता है? क्या वो बच्चों को खाना खिला सकती है दोनों टाइम का? क्योंकि अगर बात करें तो 500 रुपये आज के समय में क्या मायने रखते हैं। और ये ठीक है, चलिए इसका कुछ फ़ायदा भी होगा, लेकिन अभी बहुत सारी जो है मीडिया में खबरें आ रही थी कि लोग जो है वो 500 रुपये लेने के लिए बैंकों के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं, उनके खातों में पहुँचे नहीं हैं। तो वो फिर से जो है इस पैंडमिक में जो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स जो ले रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें टूटते हुए नज़र आते हैं इस तरह की। इसके अलावा जो है हम एक अल्कोहल की भी बात करते हैं कि अभी सरकार ने अनाउंस किया था कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की दुकानें जो है वो खोल दी जाएंगी। तो अनाउंसमेंट होने के अगले दिन ही आपको अच्छी तरह से ये पता देख लिया होगा आपने कि कितनी बुरी तरीके से शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगी थी। तो
तो एक तरफ जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ऐसा मतलब अल्कोहल भी एक वन ऑफ द रीजन टू क्रिएट डोमेस्टिक वायलेंस ऑन विमेन, और इसके अलावा और भी कई सारे जो है वो कारण होते हैं, लेकिन अल्कोहल भी कहीं ना कहीं जो है वो विमेन पर दूसरे तरीके से, दूसरे माध्यमों से जो है उसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं शराब नहीं पीती हैं या फिर पुरुष ही शराब पीते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जो संख्या है वो पुरुषों की है। आप देख लीजिए उस दिन जो लाइन लगी थी तो उसमें कितने लोग जो है वो कौन थे शराब खरीदने वालों में। तो शराब लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, प्रोटेक्टिव मेजर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। तो हमें यहाँ पर जो है, जब हम इंटरसेक्शनली हम इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 जब देखते हैं समाज के अलग अलग वर्गों पर, तो हमें जो सरकार का दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि एक तरफ तो वो इससे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए लगी हुई है, और जो लोग जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स में मोस्टली मोर देन 99% आर विमेन। और ये आपको मालूम ही है कि अभी जो सबसे पहला जो रूरल एरियाज में जो सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स है, दे आर द विमेन। तो जो आशा वर्कर है वो अभी पूरी तरीके से लोगों के सपोर्ट में और उनको स्वास्थ्य लाभ जानकारी देने में जो है वो लगी हुई हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या मेजर्स हैं, क्या उनके हेल्थ को ध्यान रखा गया है, वो क्या उनको वो प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो इस तरह के, तो हम सिर्फ जो है वो हॉस्पिटल्स लेवल पर डॉक्टर और नर्सेज को हम देख रहे हैं कि वो, क्योंकि वहाँ पर भी अगर उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं दिलाए गए हैं, तो हम एक रूरल एरियाज में जो एक आशा वर्कर काम कर रही है तो उसके हेल्थ को लेकर के तो हम सभी सोच ही सकते हैं कि उसको किस तरह से प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वो दिए गए होंगे। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो एक ये इम्पेक्ट हमें नज़र आता है कि इस कोरोना के कारण जो है इस लॉकडाउन पीरियड में जो आईटी सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ब्लूम हुआ है, बहुत तेज़ी से जो है वो उभर रहा है। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लोग इसको देख रहे हैं कि जो है ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और हम इजीली जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अप्रोच कर पा रहे हैं, और ये अभी जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस आईटी सेक्टर। तो लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है वो किस तरह से महिलाओं को प्रभावित कर रहा है, खास करके जो हमारी लड़कियां हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो एक जो है ये गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट था कि मोर देन 96% जो गर्ल्स इन रूरल एरियाज दे आर कमिंग टू स्कूल ओनली बिकॉज ऑफ दिस मिड डे मील। तो मिड डे मील का जब स्कीम चलाया गया था तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट जो है लड़कियों के स्कूल में होने चाहिए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि एनरोलमेंट तो हो जाते हैं लेकिन उसमें मोर देन 60% विमेन और गर्ल्स आर ड्रॉप आउट एट 12th लेवल। इवन 10th लेवल पे ही बहुत सारी गर्ल्स जो है वो छूट जाती हैं। तो जब एनरोलमेंट बढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगी, लेकिन यहाँ तो समस्या ये थी कि एनरोलमेंट ही बड़ी मुश्किल से उनके हो रहे थे। तो इस कोरोना काल में जब स्कूल बंद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो ये जो मिड डे मील जो है वो भी बंद है, तो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसका जो आने वाले समय में जो इम्पैक्ट है वो लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि लड़कियाँ जो है इसके कारण जो है वो ऑटोमेटिकली they withdrawn from the school, from the education system। तो रूरल एरियाज में ये हुआ, लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की भी बात करते हैं, इवन अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं, तो एक जो ऑनलाइन जो फेस टू फेस जो क्लासेस होती है उसमें जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स की वो आपकी 70 to 80% और 60% तक रहती है। लेकिन अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें जो अटेंडेंस है गर्ल्स की दैट इज़ ओनली टू 40 to 50% और मैक्सिमम 60%। क्यों?
क्योंकि बहुत सारी जो है रीजंस इसमें है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल है तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है तो वहाँ पर जो है नेटवर्क बहुत स्लो है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से दे आर नॉट द पार्ट, they want but they didn't become the part of this online classes, online teaching learning process because of this pandemic। तो अगर हम लोग उस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं कि इवन वेबिनार में भी जो है वो टेक्निकल एरर्स और कनेक्टिविटी और स्लो ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बीच में रुक जाते हैं, तो आप ये ऑनलाइन टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट है वो महिलाओं पर पड़ने वाला है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ये इम्पेक्ट हम देख रहे हैं महिलाओं पर वो सीधा जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं विमेन के उसका वायलेशन है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे आर्टिकल 46 और 47 ये कहते हैं कि स्टेट विल प्रोवाइड द हेल्थ मेजर्स टू ऑल weaker sections without any discrimination and they also provide the nutritions to all these weaker sections। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है आर्टिकल 46 और 47 के तहत कि उसकी जिम्मेदारी के तहत वो खाना और जो न्यूट्रिशियस खाना, हेल्दी खाना प्रोवाइड करेगा और उनकी हेल्थ का ख्याल रखेगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि स्टेट की जो जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट किसकी तरफ ध्यान दे रहा है? क्या ये जो सड़कों पर जो लाखों मजदूर, हजारों मीलों दूर पैदल चले आ रहे हैं, क्या उनके राइट्स का ये वायलेशन नहीं है? क्या इन महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में नहीं रखा जाना, क्या स्टेट पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा है? तो स्टेट को ये देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ इन लोगों के राइट्स का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, जब हम ये बात करते हैं कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 जब ये कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ और देयर विल नॉट बी द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास एंड जेंडर, और जब 16 ये कहता है कि ऑल विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर जो है अगर हम चर्चा करें तो इक्वलिटी कहाँ चली जाती है? जहाँ आप एक तरफ MSME और कॉटेज इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहे हैं, तो आप इन मजदूरों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इन महिलाओं को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि सरकारों ने तो अब इन लॉज में चेंज करके पल्ला झाड़ लिया कि कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उनको वापस काम पर रखा जाएगा, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द सेफ्टी मेजर्स वो अभी बिल्कुल साफ बच रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हैं, तो इसलिए जो है उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे विल कॉल बैक देम और नॉट। तो सीधा ये जो राइट्स का वायलेशन है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ? उन लोगों को जहाँ पर आप 64 हवाई जहाज़ों से विदेशों में फंसे भारतीयों को आप बुला रहे हैं, और यहाँ पर लोग जो हजारों मील पैदल चले जा रहे हैं इतना दूर, उनके लिए आप बसों का, ट्रेन का, इनका इंतजाम करने में इतनी देर लगा दी। तो क्या रीज़न है? क्या सरकार को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से जो है उनका जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर जो है वो लोगों के सामने दिख रहा है सीधा? तो यहाँ पर स्टेट को जो है वो बहुत अलर्ट होकर सोचने की ज़रूरत है और इन लोगों के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो खबरें जो है इतना दिल दहलाने वाली जो पिक्चर्स जो होती है कि ऐसा लगता था कि कभी मतलब सपने में कि पार्टीशन कभी हुआ था, तो लोग जो है सामान लेकर के, बच्चों को लेकर के, ठेलियाँ और जानवरों को लेकर के लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान गए थे। लेकिन जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं तो हमें ये वो सीन जो है वो कहीं ना कहीं एकदम लगता है कि वापस ही से फिर हम उसी सिचुएशन में आ गए हैं। तो क्या ये भारत, ये जो शहर जो इन लोगों का नहीं है? क्योंकि जैसे ही एक मुसीबत आई उन लोगों को इस शहर ने पराया कर दिया और उनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं पर इम्पेक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही पड़ता है। क्योंकि इन नॉर्मल सिचुएशंस में अगर हम देखें तो
महिलाएं जो है दे आर मोर वल्नरेबल, दे आर मोर अफेक्टेबल विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन जो है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। हम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, अखबारों में जो है वो खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कई सारे सवाल जो है वो हमारे सामने खड़े होते हैं कि जो सरकार है वो जल्दी प्रोएक्टिवली क्यों नहीं इस तरह के सेफ्टी मेजर्स ले रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ पर सरकार जो है वो डिस्टेंसिंग की बात करती है, बार बार हैंड वॉश करने की बात करती है, मास्क पहनने की बात करती है, कि स्टे एट होम की बात करती है। तो स्टे एट होम जो शेल्टर इज़ द बेसिक राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी का भी राइट है कि उसके पास एक शेल्टर हो, लेकिन इन लोगों के शेल्टर का क्या, इन लोगों का आश्रय का क्या, इन लोगों के घर का क्या जो सड़क पर आने को मजबूर है। तो सीधा सीधा जो है वो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम विमेन की जो इकोनॉमिक कंडीशन को देखें तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो उनका अनपेड होने के साथ साथ जो काम भी कर रही थी, तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका काम जो है वो उनको वापस मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विमेन लॉस्ट देयर जॉब इन दिस पैंडेमिक कंडीशन, इन दिस कोरोना सिचुएशन। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें कि अगर हम इस में कास्ट एंगल को अगर हम जोड़ते हैं या रिलीजन एस्पेक्ट को हम जोड़ते हैं, तो वो भी हमें जो है वो साफ साफ नज़र आता है। आपको जो है वो मरकज़ का इंसिडेंट याद ही होगा, जो बिल्कुल उसको धर्म के नाम, धर्म से जोड़ करके जो है यहाँ तक कह दिया गया हमारे मिनिस्टर के द्वारा कि ये जो कोरोना भारत में फैला है वो इन्हीं लोगों की वजह से फैला है। तो इस तरह के जो बयान जो आ रहे हैं वो मतलब दे आर टोटली सिली एंड स्टूपिड स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और जब प्लाज्मा थेरेपी की जब बात करते हैं कि देना है, तो वही लोग जो है वो लाइन में लगते हैं। इसके अलावा अगर हम कास्ट एंगल को यहाँ पर देखते हैं तो जो कई सारे केसेस, इवन मैं रोज़ मेरे पास बहुत सारी खबरों के माध्यम से, बहुत सारे चैनल के माध्यम से लगातार जो है वो खबरें आती हैं कि आज जो है फलानी जगह पर अपर कास्ट के लोगों ने जो है उसको पीटा। एक खबर तो ये थी कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो बने थे, जो लोग जो बाहर से जो जा रहे हैं, तो उन्होंने दलित महिला के हाथ से बना हुआ खाना खाने से मना कर दिया। ये अभी कल की बात है। तो आप ये देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में तो हम देख ही रहे थे कि बहुत सारी जो महिलाएं जो वर्कर थी, जो मिड डे मील बना रही थी, तो उसमें जो अपर कास्ट के जो बच्चे थे वो खाने से मना कर रहे थे। और अभी जो है जो युवकों ने खाना खाने से मना कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारे कास्ट एंगल्स हैं, मार पिटाई है, और जाति के नाम पर जो है उनके साथ बहुत तरह के जो भेदभाव हैं वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं पर जो है वो इम्पेक्ट करती हैं ज़्यादा। और कास्ट एंगल से अगर हम देखें तो पूरा जो एक दलित कम्युनिटी है, दे आर द टारगेट ऑफ दिस कास्ट वायलेंस। तो इसमें भी विमेन के अगेंस्ट कास्ट के नाम पर जो है इतनी कुरीतियाँ और प्रथाएं मौजूद हैं इस भारतीय समाज में, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को और ज़्यादा वल्नरेबल बनाती हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, दे आर मैनी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द गर्ल्स, स्पेशली दलित गर्ल्स, जोगिनी एंड देवदासी प्रथा जो अभी बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स में अभी भी चलती है। इसके अलावा जो है वो चीरा प्रथा, खींच प्रथा, ऐसी बहुत सारी जो है वो परंपराएं हैं जो धर्म के नाम पर जो है वो महिलाओं के खिलाफ जो है वो चलाई जाती हैं। और धर्म के नाम पर इवन प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो महिलाएं धकेल दी जाती हैं। तो ये ऐसे सुनी हुई बातें नहीं है, दीज आर द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। Every year more than 1500 girls are offered to this देवदासी system, जिसमें वो religious prostitution जो है वो उनके सामने खड़ा होता है।
इसके ऑफ़र कर दी जाती है वो। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको और ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल बना देती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि अगर हम महिलाओं कि इस समय कंडीशन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन उस समय महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान हमारे सामने रखा जिसमें सभी जो है महिला पुरुष और बिना किसी वर्ग और जाति के भेदभाव के सब लोग जो है वो बराबर होंगे। तो अंबेडकर का खुद का मानना था कि जब महिलाएं संस्थाओं में पहुंचेंगी, उनको जब बराबरी का हक मिलेगा, तभी कोई समाज जो है वो तरक्की कर सकता है। और बाबा साहब ने ऐसा सपना भी देखा था कि मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो और बंधुत्व हो। तो इस तरह के समाज की कल्पना बाबा साहब ने की थी। तो और आज के समाज में वो जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं कि समाज ऐसा होगा, वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो खोते हुए नज़र आते हैं और महिलाओं की जो स्थिति है वो और इनको वल्नरेबल बनाती है। तो इस तरह से अगर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो नो डाउट कि everyone is affected with this pandemic situation because of COVID-19, but women are more vulnerable in these conditions. They are more affected person in this society because of the patriarchal and this मनुवादी जो सोच है उसकी वजह से, मनुवादी सोच और जिसमें पुरुष को जो है वो बहुत पुरुष प्रधान सोच के साथ जो है वो दोयम दर्जे का महिलाओं को माना गया है। तो उसका एक अगर हम एक अभी एग्जाम्पल दें, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि बॉयज़ लॉकर रूम जो है वो एक ग्रुप लड़कों का जो बहुत चर्चा में रहा था, जिसमें ज़्यादातर जो लड़के हैं वो 14 to 18 ईयर्स के की उम्र के जो लोग हैं वो आपस में इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं ऑनलाइन कि दे विल रेप देयर क्लासमेट गर्ल। और मतलब किस तरह की दिस सोच, ये सोच है, ये थिंकिंग है, ये कल्चर है कि माइंडसेट इस तरह का, किस तरह इसका लोगों का माइंडसेट बन रहा है कि दे आर ट्रीटिंग देयर क्लासमेट्स लाइक दैट। तो दिस कल्चर ऑफ रेप हैज़ बीन इवॉल्व्ड रैपिडली कि हम किस तरह की थिंकिंग जो है वो अपने बच्चों में डाल रहे हैं। तो ये जो है हमें इन इशू पर इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम किस तरह की जो बातें हैं वो बच्चों में डाल रहे हैं और बच्चे किस तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो हालांकि वो ये सब जो लड़के हैं वो कोई रूरल एरियाज़ के और बिना पढ़े लिखे बिना समझदार लड़के नहीं हैं। ये सब दे आर ऑल रिलेटेड टू द प्रेस्टिजियस स्कूल्स ऑफ दिल्ली जो है, और बहुत रिच बिना दे आर मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कास्ट और क्लास जो है वो इन सबको पीछे छोड़ती है कि किस तरह का जो कल्चर, जो संस्कृति है लोगों के बीच में जो डेवलप हो रही है, कि क्या हम उनके अंदर ये चीज़ें डाल रहे हैं जिसमें आप एक विमेन को ओनली दे ट्रीटिंग एज ऑब्जेक्ट। विमेन आर ओनली द ऑब्जेक्ट, दे आर ओनली द they use for physically and sexually. So this kind of सोच should be stopped और हमें जो है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो ये इशू है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस समय, वो लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, जो व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं जो विद इन द हाउस वॉल्स, जो चार दीवारी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस जो ये कंसेप्ट है चार दीवारी के अंदर जो हो रहा है वो हमारा मामला है, हमारे घर का मामला है, नोबडी कैन इंटरफेयर इन दिस। तो ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति हिंसा को और ज़्यादा बढ़ावा जो है वो
देती है। तो ये लोगों में ये डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए, और विमेन को खुद से उनकी वॉइस को जो है वो बोलना होगा, उनको आगे लाना होगा कि दे आर नॉट ओनली टू वियर, वो सिर्फ सहने के लिए नहीं है, बल्कि वो उनको अपनी आवाज़ को बुलंद जो है वो करना पड़ेगा। तो उनको खुद से भी आगे आना पड़ेगा, और हमें समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हाउ दे आर निगलेक्टिंग the equality of women in parliament as well as in legislatures, state legislatures। 33% रिजर्वेशन बिल जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो इतने सालों से जो है पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये खुद अपने आप में ये हमारे सामने हकीकत बयां करता है कि this male dominated society after the 70 years of independence is not ready to give space to the women। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो कोई प्रेस्टिजियस स्थिति नहीं है महिलाओं के लिए, दैट इज ओनली द टूल फॉर देयर एम्पावरमेंट। तो जो रिजर्वेशन है, जो महिलाओं के लिए जो एक बराबर की स्थिति हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, इवन चाहे वो धार्मिक है, हर जगह पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबरी पर सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि विमेन आर द 50% ऑफ दिस सोसाइटी। तो इफ दे आर 50% इन नंबर्स, so they also have the right to share the 50% in every field of this life। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, एवरीवेयर दे हैव द राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। सो दूसरे लोगों की क्या बात करें, हम पार्लियामेंट की बात एग्जाम्पल की अगर किसी से पूछा जाए, सो एवरीबडी क्लेम दैट दे आर फेमिनिस्ट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल राइट्स ऑफ विमेन। लेकिन पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो अभी किसी नेता से पूछ लिया जाए तो सब बोलेंगे हाँ वो सब सपोर्ट करते हैं विमेन के एम्पावरमेंट को, विमेन आगे आनी चाहिए और उनको बराबरी का हक है। लेकिन जब 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने लेके आते हैं। सो दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज़ नॉट रेडी टू गिव द शेयर दैट दे हैव। सो पॉलिटिकली और ये तो लोकल सेक्टर, लोकल जो स्थानीय जो प्रशासन है, पंचायत जिसको कहते हैं, उसमें महिलाओं को भागीदारी मिली है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ 50% और 33% फॉर विमेन। अदरवाइज तो उनको कोई स्पेस मिलता ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर ये रिजर्वेशन, क्योंकि कुछ स्टेट में 50% है और कुछ स्टेट में 33% है, तो जहाँ पर महिलाएं इस की वजह से पॉलिटिक्स में अगर आ भी रही हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो जहाँ पे सीट रिजर्व हो गई है तो वहाँ पे उन लोगों को मजबूरी में खड़ा करना पड़ा है, और अगर वो आ भी गई है पॉलिटिक्स में तो उनके घर वाले, पति या फिर और दूसरे मेल मेंबर्स जो हैं वो उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी पंचायत करके एक वेब सीरीज़ आई है, वो मैं देख रही थी, तो उसमें भी सेम यही चीज़ है कि किस तरह से महिला जो है वो प्रधान है और सारे काम जो है वो उसका पति करता है। तो इस कंडीशन में जो है एसपी और सरपंच पति और प्रधान पति जो है इस तरह के कंसेप्ट पॉलिटिकल एरिना में जो है वो शुरू हुए। तो ये हकीकत इस तरह की है जो हम जानकर भी इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाँ विमेन अभी आ रही है, दे आर इन द लर्निंग प्रोसेस, और आगे जाकर वो बहुत आगे जो है वो आने वाली है। क्योंकि बाबा साहब ने भी ऐसा बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि महिलाएं जब किसी संस्था को होल्ड करती हैं, जब उनमें उनका वर्चस्व होता है, उनका पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी होती है, तो वो संस्था बहुत अच्छी तरह से काम करती है, वो संस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो वो संस्था कोई भी हो सकती है, वो शिक्षण संस्था हो सकती है, वो राजनीतिक संस्था हो सकती है, कोई भी संस्था हो सकती है। सो ऑल दे नीड द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन एवरी
सेक्टर। सो विमेन की कंडीशंस को हम अगर देखें तो आज के समय जो अभी जो भारत है वो एक यौवन पर चढ़ता हुआ भारत है, युवावस्था में भारत है, और इतने सालों के बाद भी जो महिलाओं की स्थिति है सुधरी है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अभी जो है सुधरना बाकी है। अभी उनको लीगली दे हैव द इक्वल राइट्स, दे हैव द इक्वल स्पेस, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट इन प्रैक्टिकली दे डोंट हैव। सो वी हैव टू प्रैक्टिस इन रियलिटी ऑल एस्पेक्ट विमेन से रिलेटेड जितने सारे राइट्स हैं, जो अवसर हैं, वो उनको बिना किसी बाइसनेस के हकीकत में देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इक्वल बट इन रियलिटी दे आर नॉट इक्वल। सो दे वांट द इक्वल स्पेस, दे वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एवरी एस्पेक्ट। तो अगर एक दो पॉइंट के बाद जो है वो हम इसको ख़त्म करेंगे। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो जो कास्ट एंगल को जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर ऐसे ही किसी से पूछा जाए तो कि क्या भारत में जाति प्रथा जो है वो है ख़त्म हो गई है, क्या अभी भी ये प्रैक्टिस में है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि नहीं, ये तो भारत में ख़त्म हो गई है। कहाँ पर देखने को मिलती है? शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है, गाँवों में जो है वो होती होगी कहीं पर भी, लेकिन ये बिल्कुल मैं दावे से कहती हूँ कि आज के समय में भी जाति आधारित जो शोषण है, जो उनके प्रति जो हिंसाएं हैं वो अभी भी जारी है, क्योंकि दलितों पर जो हिंसा है, महिलाओं पर जो हिंसा है वो सडन नहीं है, दे आर ऑल इन प्लान वे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ होता है। अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें, यूपी का जो अभी सपा के जो नेता, जो पिता पुत्र दोनों की जो हत्या कर दी गई थी गांव के ही लोगों के द्वारा, तो अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप ये देखिए कि एक नॉर्मल सी बात पर बंदूक लेकर के कौन आता है, और वो दो बंदूक जो है, दो राइफल लेकर के वहाँ पर आए हैं और आपस में कहा सुनी और बहस हो रही है, और इसी बीच जो है वो गोली से मार दिया जाता है। तो ये देखिए कि आप ये पहले से कहीं ना कहीं, सो this is the definition of atrocities against women and Dalit, that violence is not only the violence, it is the combination of violence, multiply of the violence, जो उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो प्लानिंग के साथ होता है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो किसी एक के अगेंस्ट नहीं हो करके वो पूरी कम्युनिटी को एक सबक सिखाने के लिए होता है कि तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की है, मैं तुमको देख लूँगा। सो दैट ऑफेंस इज डन फॉर गिविंग देम द लेसन, कि वो फिर से ऐसा नहीं करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी भी समाज में घट रही हैं, जो अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता समाज में तो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 17 है वो भी नहीं होता। तो अभी भी वो है, इसका मतलब अभी भी जो है अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो रूरल एरियाज़ है, चाहे वो अर्बन एरियाज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेस एरिना है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल एरिना है, सब जगह आप जो है इस तरह की घटनाएं देख सकते हैं। हाँ, उनके जो फॉर्म्स हैं वो ज़रूर बदल गए हैं, उनके जो प्रकार हैं वो ज़रूर बदल गए हैं। अब जो है ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों आ गए हो, तुम कैसे टच हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं दिखती हैं, लेकिन और रूपों में और कई नए तरीक़ों से हमें जो है इस तरह की घटनाएं लगातार जो है वो दिखाई देती रहती हैं। सोशल मीडिया पे तेज़ी से इस तरह की जो है वो हिंसाएं बढ़ गई हैं जाति के आधार पर और महिलाओं के खिलाफ। तो जो हिंसा है वो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन पीरियड में, दिस लॉकडाउन मेक द वायलेंस इज साइलेंस।
इस लॉकडाउन के पीरियड में जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं साइलेंस हो गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, जो आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ये तो सोशल मीडिया का शुक्र है कि वो चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं, जिस तरफ सरकार का ध्यान जो है वो जाना चाहिए। जब हम लोग इतने आराम से इन चीज़ों को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इनका जो ध्यान है वो क्यों नहीं इस तरफ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो स्थिति है, दलितों की जो स्थिति है, उसको और ज़्यादा भयावह बनाते हैं, जिसके लिए हम सभी को एज इंडिविजुअल, एज स्टेट, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज गवर्नमेंट जो है वो सबको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि इस कोरोना से वो अफेक्टेड हो या नहीं हो, लेकिन वो जो लोग सड़कों पर हैं, जो महिलाएं सड़कों पर हैं, जो सड़कों पर प्रसव करने को, बच्चा जन्मने को मजबूर हैं, जो बिना किसी हेल्थ केयर के मासिक धर्म से जूझने को मजबूर हैं, बिना किसी प्रोटेक्टिव मेजर्स के वो लगातार जो है वो चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें आगे आने की ज़रूरत है, सरकार को आगे आने की ज़रूरत है, इन छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी बात को जो है यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए जो है वो हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने जो है एक दो पोएम लिखी थी अभी इस सिचुएशन को देखते हुए कि महिलाओं की जो है वो किस तरह से परिस्थितियां जो महिलाओं की हो गई हैं, मज़दूरों की हो गई हैं। तो मैं 2-3 लाइनें जो है वो आपको सुनाती हूँ कि तस्वीरें, इसका जो टाइटल है कविता का, तस्वीरें क्यों नहीं विचलित करती वो तस्वीरें, पैदल जाते पैदल चलते सड़कों पर मजदूर, नंगे पैर भूखे बिलखते बच्चे सड़कों पर, क्यों नहीं विचलित करती हृदय वो तस्वीरें, जिनको देखकर मेरा हृदय हो जाता है विचलित और ढल जाते हैं आंसू कहीं आँख के कोने से। क्यों नहीं विचलित करती वो तस्वीरें, बच्चा सड़क पर जनती तस्वीरें, उसके बाद 2 घंटे में चलती वो महिला मजदूरें। क्यों नहीं हृदय टूटता इन लोगों का, क्यों नहीं विचलित करती ये तस्वीरें इन हुक्मरानों को, क्या मर गई है इंसानियत इन हुक्मरानों की, क्यों नहीं विचलित होता हृदय इन तस्वीरों को देखकर इन हुक्मरानों का। थैंक यू।